हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ वेदांत और आज आप सुनने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर एंथोलॉजी मूवी का नरेशन जिसका नाम है फोबिया। इस एंथोलॉजी में 4 स्टोरीज है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। खैर, अब बिना और वक्त गवाए इंट्रो के साथ हम आज के नरेशन को शुरू करते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं पहली स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है हैप्पीनेस। स्टोरी ओपन होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम पिन है और वो अपनी फ्रेंड से टेक्स्ट मैसेज से बात कर रही थी। उसी समय कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है काफ़ी देर तक और पिन उस तरफ जाती है। थोड़ी देर बाद वो जो भी था वो दरवाजे को नॉक करना बंद करता है और वो व्यक्ति एक बिल घर में डाल के चला जाता है। पिन का पैर टूटा हुआ था, मतलब प्लास्टर लगा हुआ था और वो एक बैसाखी की मदद से चलती थी। वो बिल लेकर टेबल पर बैठ जाती है। वहाँ और भी कई सारे बिल थे जो उसे 2-3 महीनों से नहीं भरे थे। पिन को उसकी दोस्त का मैसेज आता है जो उसका टॉन्ट करती है बॉयफ्रेंड ना होने की वजह से। दोनों दोस्त वैसे तो साथ ही रहती थी पर मुक कहीं बाहर गई हुई थी। मुक उसे मैसेज करके बताती है कि मकान मालिक आज रेंट लेने को आने वाली है। खैर, पिन एक अमीर लड़के को पटाना चाहती थी ताकि उसकी लाइफ आसान हो जाए। वो अपने कंप्यूटर पर बैठी थी कि उसे एक मैसेज आता है अननोन नंबर से जिसमें कोई व्यक्ति उससे बात करना चाहता था। बार बार मैसेज आने पर पिन उसे रिप्लाई करती है और धीरे धीरे दोनों बातें करना शुरू करते हैं टेक्स्ट पर। अगली सुबह पिन उस नंबर पर कॉल और मैसेज करती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। अब रात को फिर से वो व्यक्ति मैसेज करना शुरू करता है। दोनों कैजुअल बातें करते हैं और वो व्यक्ति बताता है कि उसे खुशी हुई उससे बात करके। उसने काफ़ी दिनों से किसी से बात नहीं की थी, करीब 100 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे। पिन कहती है उसकी भी कुछ ऐसी ही हालत है। वो पूछता है क्या तुम बीमार हो? पिन कहती है नहीं, पर मेरी टैक्सी पलट गई थी और मैं मरते मरते बची थी। शायद इसी हादसे में उसके पैर में चोट लगी होगी। वह व्यक्ति कहता है समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। वो व्यक्ति पिन से उसकी फ़ोटो मांगता है और सामने पिन भी उससे फ़ोटो मांगती है। पहले पिन अपनी फ़ोटो भेजती है, इसके बाद वो व्यक्ति वापस पिन को उसी के द्वारा भेजी हुई फ़ोटो भेजता है। पिन को लगता है कि वो व्यक्ति मजाक कर रहा है और उसे उसकी फ़ोटो भेजने को कहती है। वो व्यक्ति कहता है मैं भी उस फोटो में हूँ तुम्हारे साथ, ढंग से देखो। पिन इसे पढ़कर थोड़ा घबरा जाती है और पीछे देखती है। अगली सुबह पिन कंप्यूटर पर जॉब वगैरह ढूंढ रही थी और वो एक पोस्ट पढ़ती है जहाँ लोग डिस्कस कर रहे थे किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में। उसमें लिखा था कि मरने वाले व्यक्ति का परिवार उसके फ़ोन को उसके कॉफिन में उसके साथ ही दफना दिया था ताकि कभी वो किसी से कम्युनिकेट करना चाहे, बात करना चाहे तो वो कर सकता है। इसे पढ़ने के बाद पिन अपने फ़ोन पर अपनी फ़ोटो को गौर से देखने की कोशिश करती है और एकाएक उसके कंप्यूटर बंद हो जाता है। इसके बाद वो आसपास देखती है और तभी गलती से उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिरकर बेड के नीचे चला जाता है और उसे पकड़ने के चक्कर में वो खुद भी गिर जाती है। वो बेड के नीचे फ़ोन निकालने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता। वो टेबल से रूलर उठाती है और वापस आती है तो देखती है कि फ़ोन बिल्कुल बाहर ही पड़ा था। उसमें एक मैसेज आया था उसी व्यक्ति का जो पूछता है तुम किस बात से डर रही हो? वो पूछता है क्या मैं तुमसे आकर मिल सकता हूँ? पिन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड कट रिकॉर्डिंग पिन कहती है मेरे बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा। वो लिखता है मैं बिल्डिंग के बाहर ही हूँ। पिन जैसे तैसे बैल्कनी तक जाती है और नीचे देखने की कोशिश करती है और फिर वो दरवाजे को लॉक करने लगती है। बाहर कॉरिडोर में सारी लाइट्स अपने आप बंद होने लगती है और फिर घर के अंदर भी लाइट्स बंद हो जाती है। पिन फ़ोन की रोशनी में देखने की कोशिश करती है और डर के मारे रोने लगती है। फिर एक मैसेज आता है और उसमें लिखा था मैं तुम्हारे रूम में हूँ। पिन फिर से फ़ोन की रोशनी में कमरे में देखने की कोशिश करती है और एकाएक उसके सामने कोई आता है और अगले ही पल पिन खिड़की से नीचे गिरती हुई दिखती है और साथ ही उसका फ़ोन भी। पिन गिरकर मर जाती है। इसी दौरान वहाँ से एक मृतक व्यक्ति के शोक में लोग निकल रहे थे और उनके पास एक तस्वीर थी जो उसी व्यक्ति की थी जो पिन को घर में दिखा था। इस व्यक्ति का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है और वो एक टैक्सी के सामने कूदकर अपनी जान देता है और उसे बचाने के चक्कर में टैक्सी पलट जाती है जिसमें पिन थी। पिन जिंदा थी पर बुरी हालत में और उस व्यक्ति की लाश बिल्कुल उसके बाजू में पड़ी थी और उसे ही देख रही थी। इसके बाद पिन के फ़ोन में उसकी फ़ोटो दिखती है और उसके पीछे
वो व्यक्ति भी फोटो में था। अब बारी है दूसरी स्टोरी की, जिसका टाइटल है टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। ओपनिंग में हमें कुछ लड़के और लड़कियां दिखाई जाती है जो किसी सड़क पर खड़े नशा कर रहे थे, और वहाँ से एक लड़का गुजरता है जिसे वो बुली करते हैं, परेशान करते हैं, जिसका नाम नागिद है। वो उसे रोकते हैं पर नागिद उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसकी साइकिल छीन लेते हैं और उसे उठाकर अपनी कार में डालते हैं। ये लोग उसे मारते हैं ट्रक में। असल में ये सभी एक क्लास में ही थे और ये लोग नागिद को स्कूल में भी काफ़ी बुली किया करते थे। नागिद ने अपनी बुक लेने के लिए इनमें से एक लड़के का बैग खोला होगा और उसमें वीड था जिसे टीचर ने देख लिया था और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। इस बात से गुस्सा होकर ये नागिद को परेशान कर रहे थे। वो नागिद को स्कूल चेंज कर लेने को भी धमकाते थे और फिर उसकी साइकिल को चलती गाड़ी से फेंक देते हैं। इसके बाद वो नागिद को डराते हैं और उसे फेंकने का कहकर उसे बिल्कुल किनारे पर पकड़ कर रखते हैं। गलती से हाथ छूट जाता है तो उसका शर्ट पकड़ लेता है, जिससे वो गिरते हुए बचता है, लेकिन नागिद का शर्ट फट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब कुछ दिनों बाद ये लड़के और लड़कियां ताश खेल रहे थे और उसमें से एक लड़की पूछती है, अगर नागिद को कुछ हुआ तो तुम्हारे डैड हमें बचा लेंगे ना? उनमें से एक लड़का कहता है, नागिद ठीक है, कल मैंने उसकी साइकिल यहाँ स्कूल में देखी थी। इसी दौरान नागिद वहाँ कमरे में घुसता है और उसके हाथ में कुछ किताबें थी। उसे देख एक लड़का उसे मारने आगे बढ़ता है और उसके हाथ से किताब गिर जाती है। वो उसे मारता है। नागिद की आंखें लाल थी जैसे उनमें से खून बह रहा हो। एक लड़की जिसका नाम यो है, वो नागिद की किताब को उठाती है और उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो चीखती है और डर के मारे पीछे हटती है, तो वहाँ पर पड़ा एक सलिया उसकी गर्दन में घुस जाता है। इसे देख नागिद हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है, तुम जैसे घटिया लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक लड़का नागिद को धक्का देता है और वो एक शेल्फ से टकरा कर गिर जाता है। यो के हाथ में जो किताब थी, वो किताब छूटकर शेल्फ पर चली गई थी। अब वो किताब नागिद के शेल्फ से टकराने की वजह से नीचे गिरती है। नागिद के सामने उसमें से कुछ पत्ते या कागज़ निकलते हैं। इसे देख नागिद चिल्लाता है, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो आसपास देख रहा था और बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। ये बोलते हुए नागिद खिड़की से गिर जाता है और नीचे गिरकर मर जाता है। बाकी के लोग वहाँ से निकल जाते हैं यो को लेकर, जो जख्मी थी। सभी लोग कार में बैठते हैं और यो को हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, हालांकि वो बीच रास्ते में ही मर जाती है। सभी लोग पास में बैठ जाते हैं और शॉक्ड थे कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया उन लोगों के साथ। उन लोगों को नागिद का बिहेवियर अजीब लग रहा था, ये भी कि यो किताब को देखकर चीखी क्यों थी। उनमें से एक लड़का कहता है, मैंने उसे देखा था करते हुए। सब पूछते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लड़का बताता है, जब वो और यो इंटीमेट हो रहे थे लाइब्रेरी में, उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी थी और वो देखने गया तो लाइब्रेरी में छुपकर नागिद ब्लैक मैजिक कर रहा था बदला लेने के लिए। इसमें जो भी किताब में रखा कागज़ या चित्रों को देखता है वो मर जाता है, जिसे यो और खुद नागिद ने भी देख लिया था। उन लड़कों में से एक बताता है कि शायद नागिद ने एक रिचुअल किया होगा जिसमें मरे हुए लोगों की तस्वीर यूज़ की जाती है जिनकी आंख खुली होती है। जो भी इन लोगों की आंखों में दिखता है वो तुरंत मारा जाता है। वो बताता है कि कुछ लिखा हुआ भी होता है। एक लड़का किसी किताब को देख रहा था और उसे अंदर कागज़ मिलता है। लड़का अपनी बात पूरी करता है और बताता है कि उस पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ लिखा होता है, और किताब के कागज़ में भी वही लिखा था, जिसे वो दूसरा लड़का पढ़ता है और उसी दौरान उसके सर पर एसी का कंप्रेसर गिरता है और वो मर जाता है। वो पन्ना हवा में उड़ रहा था जिसे दूसरा लड़का भी देखता है और वो गिरकर मर जाता है। तीसरा लड़का उसके साथ ही नीचे गिरता है लेकिन वो बच गया था। बची हुई लड़की नीचे पहुंचकर देखती है तो वो लड़का एक कागज़ों की किताब के ढेर के ऊपर खड़ा था और उसके सामने नागिद की आत्मा कागज़ लिए खड़ी थी। वो लड़का नागिद को सॉरी कहता है और वो आग में जलकर उसके सामने मर जाता है। अब सिर्फ ये लड़की पिंक बची थी। नागिद उसके कानों में कहता है, इसे कहते हैं जिंदा चलकर मरना। पिंक दौड़ते हुए कार में चली जाती है और कार के आसपास बवंडर की तरह कागज़ उड़ रहे थे। इसके अगले पल उसे लगता है कि उसे कोई बाहर खींच रहा है, पर वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस पिंक से पूछताछ करती है और वो मानने को तैयार नहीं थे कि एक किताब ने उसके दोस्तों को मारा है। ऑफिसर कुछ वजह से बाहर जाते हैं कुछ देर के लिए। पिंक के सामने अब नागिद की आत्मा थी और वो उससे वो किताब दिखाना चाहता था।
उसके दोस्त उसे पुकारते हैं अपने पास आने को, लेकिन पिंक बुक को देखना नहीं चाहती थी और नागिद से कहती है उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। नागिद कहता है तुमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खड़ी होकर देखती रही। नागिद की स्पिरिट काफ़ी कोशिश करती है उसे वो किताब दिखाने को। कुछ देर बाद एक ऑफिसर अंदर आता है और बाहर कुछ हादसा हुआ था तो वो पिंक को परेशान ना होने के लिए कहने आया था, और पिंक कहती है मुझे अब कोई परेशान नहीं कर सकता। पिंक के चेहरे पर मुस्कान थी और उसके गालों पर खून बहता हुआ आ रहा था। पिंक कहती है अब वो मुझे नहीं ले जा सकता। पिंक ने असल में अपनी आंखें निकाल दी थी ताकि वो नागिद और आत्माओं से बच सके। अगली स्टोरी में हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए जंगल में आए हुए थे। इन चारों के नाम थे शिन, टेर, फुएक और आई। रात का समय था, चारों अपने टेंट में सो रहे थे और इनमें से एक लड़का कुछ डरावनी कहानी सुना रहा था उस जगह की। खैर, अगली सुबह सभी लोग जिस काम के लिए आए थे, मतलब राफ्टिंग करने के लिए, उसके लिए वो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रैपिड आने लगते हैं जिससे बहाव तेज़ हो जाता है और सभी को मज़ा आ रहा था। इस दौरान फुएक जो आगे था वो खड़ा हो जाता है जिसके कारण राफ्ट का बैलेंस बिगड़ता है और सभी नीचे गिर जाते हैं। 3 लोग जैसे तैसे किनारे आते हैं लेकिन तैर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उसका लाइफ जैकेट दिखता है और फिर तैर भी दिखता है जिसे ढंग से तैरना नहीं आता था और वो डूब रहा था। ए पानी में कूदता है उसे बचाने और तैर उसे पकड़ता है बचाने के लिए, जिसके चक्कर में ए डूबने लगता है। तैर बाहर आ जाता है जैसे तैसे, लेकिन अब ए कहीं नहीं दिख रहा था। तीनों अब ए को आवाज़ लगाते हैं लेकिन कुछ भी अता पता नहीं था उसका। शाम हो चुकी थी और काफ़ी समय तक ए का पता ना चलने पर तीनों मायूस होकर अपने कैंप साइट वापस चले जाते हैं। इन लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और मान रहे थे कि ए अभी जिंदा है। हालांकि वो रात को उसे ढूंढ नहीं सकते थे तो सुबह ढूंढना उचित समझा। तीनों अब टेंट में जाकर सो जाते हैं और अचानक रात को किसी के उनके टेंट के करीब आने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई उनके टेंट को खोलता है और बाहर ए खड़ा था। सभी उसे देखकर काफ़ी खुश थे। ए के शरीर पर एक भी खरोंच भी नहीं थी, जिस पर शायद तेर को अजीब लग रहा था। सभी अब सोने जाते हैं और कुछ देर बाद तेर उठकर बाहर जाने लगता है तो फुएक पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है सिगरेट पीने। दोनों बाहर जाते हैं, स्मोक करते हैं और तेर फुएक से कहता है तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा कि ए इतने समय पानी में रहा और फिर भी बिना किसी नुकसान के वापस आ गया। फुएक कहता है इसमें क्या है, वो लकी है। टेंट में शिन और ए सोए हुए थे और ए खांसने लगता है। शिन उसे देखता है। ए शिन की तरफ पीठ करके सोया हुआ था। शिन देखता है कि ए के सर से खून बह रहा था और शिन उसे सीधा करता है तो उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें अजीब थी और इसे देखकर शिन डर जाता है। ये असल में शिन का सपना था। शिन भी उठकर बाहर चला जाता है। शिन तेर से पूछता है कि क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। तेर सहमति से सर हिलाता है। फुएक इनकी बातों को बचकानी समझता है। तेर पूछता है क्या होगा अगर ये मर चुका हो। फुएक पूछता है तो फिर अंदर कौन सो रहा है। खैर, तेर अब टॉयलेट करने जाना चाहता था और इसी समय ए भी बाहर आता है और उसके साथ जाता है। ए आगे चल रहा था और तेर पीछे आ रहा था और वो देखता है कि ए के सर से पानी बह रहा था। ए तेर के बाजू में ही खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा था। तेर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। इतना कहते हुए तेर पानी में एक ही लाश देखता है और चीखता है। ए उसकी तरफ देखता है तो तेर कहता है वहाँ सांप है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है डरा हुआ और टेंट में चला जाता है फुएक और शिन के पास। दोनों तेर को डरा देखकर पूछते हैं कि क्या बात है। तेर बताता है कि उसने एक ही बॉडी देखी नदी में। फुएक उसकी बात पर यकीन नहीं करता अब भी। बाहर से ए टेंट खोलता है और तेर उसे खोलने नहीं देता, लेकिन फुएक उसे खोलने लगता है। जैसे ही वो टेंट खोलता है, वो जो सामने देखता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और तुरंत ही वो टेंट को बंद कर देता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और उन्हें लगता है कि ए वहाँ से चला गया है। फुएक टेंट की एक विंडो ओपन करता है देखने के लिए तो वहाँ ए नहीं था। अब दूसरी विंडो ओपन करता है तो वहाँ भी नहीं था। अब सब वापस पहली विंडो को देखते हैं तो उनके सामने ए था। सभी इतने डर जाते हैं कि टेंट से निकलकर वो लोग भागने लगते हैं। दौड़ते हुए तेर गिर जाता है और उसका चश्मा खो जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। शीन और फुएक पेड़ पर चढ़ गए थे और यहाँ तेर अब भी चश्मा ढूंढ रहा था।
वहाँ पर फुएक आता हुआ दिखाई देता है और तेर का चश्मा उठाता है। तेर को धुंधला दिख रहा था तो वो पूछता है कि कौन है। फुएक कहता है मैं हूँ और उसे चश्मा देता है। तेर अपना चश्मा लगाता है और देखता है कि वो फुएक नहीं बल्कि ए था। डर के मारे तेर भागने लगता है और बीच रास्ते में उसे झाड़ियों में से आवाज़ आती है और वहाँ से शिन और फुएक निकलते हैं। तीनों भागते हैं अपनी राफ्ट की तरफ और वहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी ए की। सब भागना चाहते थे लेकिन तेर कहता है कि हमें ए को कन्फ्रंट करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ से जाने के बाद भी वो हमें परेशान ना करता रहे। तेर ए को आवाज़ लगाता है और नदी के सामने की ओर ए दिखता है। तेर कहता है तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम मर चुके हो और ये रही तुम्हारी बॉडी। तेर बॉडी को उठाता है उसे दिखाने के लिए, पर उसने खुद उस बॉडी का चेहरा नहीं देखा था अभी तक। हालांकि फुएक और शिन बॉडी का चेहरा देखते हैं और चीखते हैं और तेर को उसका चेहरा देखने कहते हैं। तेर जब बॉडी का चेहरा देखता है तो ए नहीं बल्कि फुएक की बॉडी थी। अब फुएक सवाल करता है कि हम जिंदा है या मर चुके हैं। इतने में शिन पास में और दो बॉडीज देखता है जो तेर और उसकी ही थी। तीनों अब मायूस हो जाते हैं। ए कहता है कि वो तीनों को इस बारे में बताना चाहता था कि हम सब मर चुके हैं, लेकिन सभी उससे डर रहे थे और भाग रहे थे। जब ए और तेर टॉयलेट गए थे तब तेर ए की लाश को देखकर डर गया था और सांप कहकर भाग गया था। इसी दौरान ए ने भी अपनी ही लाश देखी थी पहली बार और उसे रियलाइज़ हुआ था कि वो मर चुका है। यहीं पर ए ने बाकी लोगों की लाश भी देखी थी। खैर, इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है। अब आते हैं इस एंथोलॉजी की आखिरी स्टोरी पर जिसका टाइटल है लास्ट नाइट। स्टोरी ओपन होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम पिम है। उसे एक कॉल आता है और उसे एक प्राइवेट फ़्लाइट अटेंड करनी थी, यानी कि वो एक फ़्लाइट अटेंडेंट थी। असल में पिम जिन्हें अटेंड करने वाली थी वो उन्हें पहले भी अटेंड कर चुकी थी और उनकी डिमांड पर इन्हें फिर से बुलाया गया था। यह फ़्लाइट पहले एक प्रिंस और उसकी वाइफ ने अपने हनीमून के लिए बुक की थी और वो वही कैबिन क्रू फिर से चाहते थे। हालांकि इस बार प्रिंस नहीं था, सिर्फ उसकी वाइफ ही थी। पिम एयरपोर्ट पहुंचती है और उसकी सीनियर उससे मिलती है। पिम को वो बताती है कि शायद प्रिंस का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और शायद वो उसकी वाइफ को छोड़ने वाला है। पिम के साथ एक और व्यक्ति फ़्लाइट अटेंड करने के लिए आने वाली थी, लेकिन उसकी सीनियर बताती है कि तुई यानी जो व्यक्ति साथ में फ़्लाइट अटेंड करने वाली थी उसके भाई तेर की पिछली रात डूब के मौत हो गई थी तो वो नहीं आ सकती। पिम को अब अकेले ही ये काम करना होगा। प्रिंसेस फ़्लाइट में आ जाती है। फ़्लाइट की हवा में पहुंचने के बाद पिम उनके पास जाती है उन्हें ग्रीट करने। प्रिंसेस के करीब कुछ फ़ोटोज़ थे उसके हस्बैंड की। पिम प्रिंसेस की उंगली में एक रिंग देखती है और सेम वैसी ही रिंग पिम के पास भी थी और वो उसे छुपाने की कोशिश करती है। अब वो गैली में जाती है और रिंग को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकाले उससे पहले प्रिंसेस उसे बुला लेती है। पिम प्रिंसेस को कॉफ़ी या चाय के लिए पूछती है। हालांकि कई देर तक वो कुछ बोलती नहीं है। पिम 2-3 बार और पूछती है चाय या कॉफ़ी के लिए। इसके बाद वो कॉफ़ी के लिए हाँ कहती है। पिम कॉफ़ी लेकर आती है और गलती से चम्मच नीचे गिर जाती है। उसे उठाने पिम नीचे झुकती है और प्रिंसेस उस पर कॉफ़ी गिरा देती है जिससे पिम का हाथ जल जाता है। पिम अंदर जाती है और कुछ देर बाद वापस कॉफ़ी बनाती है और गुस्से में वो अपने हील्स को उसमें डुबाती है और फिर उसे प्रिंसेस के पास ले जाती है। प्रिंसेस अब कॉफ़ी के लिए मना करके लंच मांगती है उससे। पिम वापस जाने लगती है तो प्रिंसेस उसके हाथ के बारे में पूछती है। प्रिंसेस कहती है तुम्हारे पास भी मेरे जैसी ही रिंग है, क्या तुम उसे निकाल सकती हो ताकि मैं उसे देख सकूं? पिम उसे निकाल कर देती है। रिंग को देखते प्रिंसेस कहती है कि मेरे देश में अगर किसी औरत का किसी शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर होता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है, उसे नंगा किया जाता है पब्लिकली और लोग उसे पत्थरों से मारते हैं। इसके बाद उसके मरने से पहले उसे घुटनों के बल आकर जिस आदमी के साथ चक्कर है उसकी वाइफ से माफ़ी मांगनी पड़ती है। प्रिंसेस उसे रिंग देते हुए जानबूझकर नीचे गिरा देती है और पिम को परेशान करती है। कुछ देर बाद पिम उसके लिए लंच लाती है, लेकिन प्रिंसेस उसे खाने से मना करती है। पिम कहती है हमें यही सर्व करने का ऑर्डर दिया गया है और हमारे पास कुछ और नहीं है। प्रिंसेस कहती है तुम्हारा लंच क्या तुम मुझे दे सकती हो? पिम इसके लिए मान जाती है। वो गैली में जाके अपना लंच देखती है और लिस्ट देखती है जिसमें ये खास मेंशन किया गया था कि प्रिंसेस को श्रिम्प से एलर्जी है और पिम के खाने में तो श्रिम्प ही था। प्रिंसेस बार बार उसे बुला रही थी तो जल्दी जल्दी में पिम अपने लंच में से श्रिम्प निकाल देती है और उसे सर्व करती है।
कुछ देर बाद प्रिंसेस के खांसने की आवाज़ आती है और पिम वहाँ पर जाती है। प्रिंसेस उठकर वॉशरूम में जाती है और इसी दौरान पिम वहाँ पर पड़े फोटोज़ को देखती है जिसमें वो और प्रिंसेस का हस्बैंड था। प्रिंसेस वहाँ आ जाती है और उसी की आंख और चेहरा लाल थे, जैसे उसे कुछ हुआ हो। पिम वहाँ से अब चली जाती है। कुछ समय बाद वो लैंड करते हैं और प्रिंसेस को ले जाया जाता है। अगले दिन पिम वापस एयरपोर्ट आती है तो न्यूज़ पर बताया जा रहा था कि प्रिंसेस की मौत हो गई है उनके होटल रूम में, और मौत की वजह अभी तक पता नहीं है। साथ ही में उनके राज्य के महाराज ने बॉडी को वापस उनके देश में ट्रांसपोर्ट करने का कहा है और एक स्पेशल फ़्लाइट अरेंज की गई है। बॉडी को प्लेन में ले जाया जा रहा था और प्रिम को ही ये फ़्लाइट अटेंड करनी थी। प्लेन में कैप्टन कहते हैं इस फ्लाइट के बाद तुम्हारा इंटरोगेशन होगा, क्योंकि पिछली फ़्लाइट में वही थी उनके साथ। प्लेन अब टेक ऑफ करता है और टर्बुलेंस की वजह से प्रिंसेस की बॉडी सीट से नीचे गिर जाती है और घसीटती हुई पिम की तरफ बढ़ती है और पिम डर के खड़ी हो जाती है। पिम प्रिंसेस की बॉडी को उठाने जाती है तो वो मूव करती है। डर के मारे पिम कैप्टन को कॉल करती है पर उन्हें बता नहीं पाती कि क्या हुआ है, ये सोचकर कि शायद ये उसका वहम होगा। इसके बाद पिम बॉडी को वापस सीट पर ले जाकर बांध देती है और फिर पायलट्स को खाना देने जाती है। पिम अपनी जगह जाकर बैठ जाती है और टर्बुलेंस वापस शुरू हो जाता है। पिम नीचे देखती है तो वहाँ पर प्रिंसेस की लाश थी और वो चीखती है, पर वो नींद से अब उठ जाती है। ये उसका सपना था। पिम पानी पीती है और फिर बॉडी को चेक करने जाती है और देखती है कि बॉडी वहाँ पर थी ही नहीं। वो देखती है कि बॉडी को उड़ाया हुआ कफन वहाँ पर पड़ा था लेकिन बॉडी नहीं थी। वो पायलट्स को कॉल करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पिम को टॉयलेट से किसी की आवाज़ आती है और वो देखने जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं था। पिम खुद को संभालने की कोशिश करती है। टर्बुलेंस की वजह से प्लेन हिलता है और पिम गिर जाती है और वहाँ के लाइट्स भी बंद हो जाती है। टॉयलेट का दरवाज़ा बंद हो गया था। पिम उसे खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खुलता। पिम को वहाँ अजीब आवाज़ सुनाई देती है किसी के खांसने की। पिम चीखती हुई दरवाजे को खोलने लगती है और वो खुल जाता है आखिरकार और वो बाहर भाग जाती है। दौड़ते हुए पिम गिर जाती है और उसे चोट लगती है। वो नीचे गिरी हुई थी तो देखती है सामने से काले कपड़ों में प्रिंसेस आ रही थी और जैसे ही पिम अपना मुंह फेरती है पास में प्रिंसेस थी, जिसे देखकर वो डर जाती है और भागने लगती है। पिम इमरजेंसी वाली कुल्हाड़ी ले लेती है सेफ्टी के लिए। वो कैप्टन के पास जाती है और प्लेन लैंड करने को कहती है। कैप्टन अंदर से पिम को देखते हैं कुल्हाड़ी के साथ। पिम दरवाजे के पास जाकर खिड़की को तोड़ने लगती है। वो उसे तोड़े उससे पहले कैप्टन आकर उसे रोकते हैं। वो कहती है कि बॉडी वहाँ पर नहीं है, मुझे डर लग रहा है। कैप्टन उसे पकड़कर अपनी सीट पर बैठाते हैं और उसके हाथों को बांध देते हैं। बॉडी अब भी वहीं पर अपनी सीट पर पड़ी थी और पिम उसके बिल्कुल सामने बैठी थी। पिम अब रोने लगती है। पिम देखती है कि बॉडी मूव कर रही थी, खांसने की आवाज़ आ रही थी। बॉडी पर जो कपड़ा था वो धीमे धीमे हटने लगता है और प्रिंसेस का चेहरा दिखता है। उसकी आंखें लाल थी, मुंह से उल्टी कर रही थी और वो पिम की तरफ बढ़ती है खांसते हुए। पिम डर के मारे चेहरा मोड़ लेती है और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। पिम वापस सीट की तरफ देखती है तो बॉडी अब वहाँ नहीं थी। पिम यहाँ वहाँ देखने लगती है, उसे ढूंढने लगती है और जैसे ही वो चेहरा सामने करती है प्रिंसेस उसके सामने थी, जिसे देखकर पिम तेज़ी से चीखती है। प्लेन अब लैंड हो जाता है और लोग अंदर आते हैं बॉडी लेने के लिए। वो देखते हैं कि पिम की लाश प्रिंसेस की बॉडी के नीचे हाथ जोड़े पड़ी थी और उसकी गर्दन भी मुड़ी हुई थी। इसी के साथ ये स्टोरी और मूवी खत्म हो जाती है। वैसे स्टोरीज काफ़ी सिंपल है और समझाने को ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जैसे पहली स्टोरी है जिसका टाइटल है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इसलिए कि उसमें जो लड़की है वो हैप्पीनेस की तलाश कर रही थी किसी अच्छे बॉयफ्रेंड को ढूंढकर जो पैसे वाला हो ताकि उसकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। लेकिन दूसरी तरफ एक और व्यक्ति था जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ गई थी और वो बिल्कुल मायूस था, जिसके चलते वो सुसाइड कर लेता है और उसे हैप्पीनेस नहीं मिली उसकी ज़िंदगी में। उसकी रूह भटक रही थी और वो हैप्पीनेस की तलाश कर रहा था, जिसके चलते वो इस लड़की के कांटेक्ट में आता है और फिर उसे भी अपने साथ ले जाता है। फिर आते हैं दूसरी स्टोरी पर जिसका टाइटल है टिट फॉर टैट। इसमें जो लड़का है नागिद, उसे काफ़ी लोग परेशान कर रहे थे, जिसके चलते वो बदला लेना चाहता था। जब वो बदला लेने आता है तो वो खुद भी उस बदले का शिकार हो जाता है और जो लोग उसे परेशान कर रहे थे वो भी मारे जाते हैं। टिट फॉर टैट का मतलब सिंपल है कि जैसे को तैसा। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो उस गड्ढे में आपका भी गिरना
बड़ा ही लाजमी है और ये बात सभी लोग जानते हैं। इस स्टोरी में इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ समझने का और है नहीं। तीसरी स्टोरी जो है इन द मिडल, उसमें तो कुछ भी है ही नहीं जो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। 4 दोस्त जो राफ्टिंग के लिए जाते हैं, राफ्टिंग करते हुए मारे जाते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो लोग मर चुके हैं। उनकी आत्माएं पटक रही थी और ऐसे ही बिहेव कर रही थी जैसे वो जिंदा है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें पता चल जाता है और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था बल्कि ये मानने को कि वो लोग मर चुके हैं। और जो आखिरी स्टोरी है, चौथी स्टोरी, जिसका टाइटल है लास्ट नाइट, स्टोरी धोखे के बारे में है। कैसे आप किसी को धोखा देते हो, किसी और के साथ अफेयर करते हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है, रिलेशनशिप में है, आप दूसरे के रिलेशन को ख़राब कर रहे हो। ऐसा करते हुए आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप अगर दूसरों को दुखी कर रहे हो तो आपको भी कोई हक नहीं बनता है खुश रहने का। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो बुरा आपके साथ भी होगा। वही ये स्टोरी भी दर्शाती है, कैसे एक फ़्लाइट अटेंडेंट का एक प्रिंस के साथ अफेयर होता है जिसे वो पहली बार उसी फ्लाइट में मिली थी। इसके बारे में उसकी पत्नी प्रिंसेस को पता चल जाता है। वो ऐसे तो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन उसने बदला ज़रूर लिया अपनी मौत के साथ। कैसे वो प्रिंसेस मर जाती है लेकिन उसकी आत्मा आखिरकार अपना बदला ले ही लेती है। स्टोरीज मैं नरेट कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वो भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको कोई सवाल हो तो बेशक आप पूछ सकते हो। काफ़ी समय से मैं चैनल पे कुछ पोस्ट नहीं कर रहा था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। आपसे मुलाकात होगी फिर एक बार नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय पीपल।